नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ऑक्सीजन संकट पर सरकार जर्मनी से हवाई मार्ग के जरिए लाएगी 23 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सांसों को बचाने की लड़ाई, ऑक्सीजन सप्लाई में रेलवे और वायुसेना ने झोंकी अपनी ताकत। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार का फैसला, गरीबों को मिलेगा 2 महीने का मुफ्त राशन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। ऑक्सीजन संकट, सरकार जर्मनी से हवाई मार्ग के जरिए लाएगी 23 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र। जी हां दोस्तों, देश भर में कोविड की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच सेना के आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज यानी कि AFMS ने कमी को पूरा करने के लिए जर्मनी से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और कंटेनरों के आयात का निर्णय लिया है। जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मंगाए जा रहे हैं। इन्हें कोविड मरीजों के लिए AFMS अस्पतालों में लगाया जाएगा। इन ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट के 1 सप्ताह के अंदर पहुंचने की उम्मीद है। हर प्लांट में प्रति मिनट 40 लीटर और प्रति घंटा 2400 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन करने की क्षमता है। इस दर पर यह प्लांट 24 घंटे में 20 से 25 रोगियों की जरूरतों को पूरा कर सकता है। इस प्लांट की खूबी यह है कि इन्हें कहीं भी आसानी से लगाया जा सकता है। अभी कुल 23 ऐसे प्लांट का आयात किया जा रहा है। गौरतलब है कि देश इस समय कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और ज्यादातर अस्पताल बेड्स, दवाओं और ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहे हैं। भारत में हर रोज पिछले दिन के मुकाबले संक्रमण के ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं और पहले से ज्यादा मरीज मौत का शिकार हो रहे हैं। शुक्रवार को देश में लगातार दूसरे दिन कोविड-19 संक्रमण के 3 लाख से ज्यादा केस दर्ज हुए। वैसे यह लगातार छठा दिन है जब देश भर में 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले दर्ज हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,32,730 नए कोविड-19 केस दर्ज किए गए, जिन्हें मिलाकर देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,62,00,000 पार कर 1,62,63,695 हो गई है। इसी अवधि में देश भर में 2,263 मरीजों की मौत हुई और यह भी एक दिन में कोरोना वायरस से हुई मौतों की अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इसके साथ ही देश में इस रोग से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,86,920 हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना, सांसों को बचाने की लड़ाई, ऑक्सीजन सप्लाई में रेलवे और वायुसेना ने झोंकी ताकत। जी हां दोस्तों, कोविड-19 के खिलाफ लोगों की जानें बचाने के लिए ऑक्सीजन को लेकर मची हाहाकार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि ऑक्सीजन टैंकरों के परिवहन में लगने वाले समय को कम करने के लिए रेलवे और वायुसेना की मदद ली जा रही है। उन्होंने सभी राज्यों से साथ मिलकर काम करने और जीवन रक्षक दवाइयों और ऑक्सीजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे से सहयोग करने का आग्रह किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्यों को पूरे सहयोग का आश्वासन देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि हम एक राष्ट्र के रूप में काम करेंगे तो संसाधनों का कोई अभाव नहीं होगा। कोविड-19 की ताजा लहर में सबसे अधिक प्रभावित 10 राज्यों और केंद्र शासित दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर महामारी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की पहली लहर के दौरान संयुक्त प्रयासों और संयुक्त रणनीति से भारत ने संक्रमण से सफलता पाई थी और इसी सिद्धांत पर काम करते हुए ताजा लहर से भी मुकाबला किया जा सकता है। बता दें कि कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर कई राज्यों के अस्पतालों ने ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी का हवाला देते हुए सरकार से ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने और इसकी पर्याप्त आपूर्ति की मांग की है। कुछ राज्यों से दवाई की कमी के मामले भी सामने आए हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की पिछले 5 सप्ताह के भीतर यह तीसरी बैठक थी। ऑक्सीजन की कमी के मद्देनजर भी प्रधानमंत्री तमाम हितधारकों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। बैठक के बाद पीएमओ की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मोदी ने कहा कि वायरस इस बार कई राज्यों टियर 3 शहरों को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने इस महामारी से लड़ाई के लिए साथ मिलकर काम करने और सामूहिक शक्ति से मुकाबला करने का आह्वान किया। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने राज्यों को इस लड़ाई में सहयोग करने का आश्वासन दिया और कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और वस्तु स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है और साथ ही समय समय पर उन्हें आवश्यक सलाह भी दी जा रही है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में राज्यों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी आपूर्ति बढ़ाए जाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग और मंत्रालय इसी दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इस्तेमाल में आने वाले ऑक्सीजन का भी चिकित्सकीय ऑक्सीजन की जरूरतों के लिए उपयोग किया जा रहा
रहा है। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से विभिन्न अस्पतालों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति निर्बाध गति से पहुंचाने के लिए एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठित करने का आग्रह किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार का फैसला, गरीबों को मिलेगा 2 महीने का मुफ्त राशन। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने अगले 2 महीने मई और जून के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की इस पहल से 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। बताया गया कि केंद्र सरकार कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगले 2 महीने का अनाज मुफ्त देगी। इसके लिए 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। सरकार की तरफ से यह घोषणा ऐसे समय की गई है जब देश में कोरोना से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा कि जब देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, उस वक्त गरीबों को पोषण युक्त अनाज मिले, यह बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार इस योजना पर करीब 26,000 करोड़ रुपए खर्च कर 80 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाएगी। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले साल लॉकडाउन के समय इसी तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को अनाज बांटे थे। बता दें कि देश में कोरोना महामारी लगातार भयावह रूप लेती जा रही है। कई राज्यों में बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की कमी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने शुक्रवार को कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। बैठक में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल और दिल्ली समेत कुछ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पीएम मोदी ने ऑक्सीजन के बारे में कहा कि इसकी आपूर्ति बढ़ाए जाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सभी संबंधित विभाग और मंत्रालय ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर मिलकर काम कर रहे हैं। बता दें कि कोरोना संकट के बीच देश में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। कई राज्य इसका मुद्दा पीएम के सामने उठा चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में 2 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू शुरू, जरूरी सेवाओं और टीकाकरण पर रोक नहीं। जी हां दोस्तों, कोरोना का दूसरी लहर बेहद भयावह होती जा रही है। इसकी चेन तोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन यानी कोरोना कर्फ्यू की घोषणा की थी। शुक्रवार रात 8 बजे से 59 घंटे का कोरोना कर्फ्यू शुरू हो गया है। यह सोमवार सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सिर्फ अति आवश्यक सेवा यानी मेडिकल, पुलिस और बंदिश के साथ सरकारी परिवहन सेवा को छोड़कर बाकी लोगों का घर से निकलना पूर्णतः वर्जित रहेगा। सीएम योगी ने शुक्रवार को भी कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में इसे सख्ती से लागू किया जाए। इस अवधि में कोविड टीकाकरण का कार्य लगातार जारी रहेगा। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आवागमन की पूरी छूट रहेगी। औद्योगिक इकाइयां सतत संचालित रहेंगी। आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार शाम कोविड-19 की स्थिति पर अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाओं का प्रदेश में कोई अभाव नहीं है। हर दिन इसकी आपूर्ति बढ़ाई जा रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश को अतिशीघ्र रेमडेसिविर के 1.25 लाख वायल प्राप्त हो जाएंगे। प्रदेश में उपलब्ध सभी चिकित्सा संसाधनों पर सभी नागरिकों का समान अधिकार है। रेमडेसिविर आदि जीवन रक्षक दवाओं के वितरण में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार आवश्यकता के अनुरूप सभी को दवा उपलब्ध कराई जाए। आपूर्ति के साथ साथ इसकी वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। ऑक्सीजन की उपलब्धता पर नजर। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन एक्सप्रेस संचालित की जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों के सभी छोटे बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर 24/7 नजर रखी जाए। ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। ऐसे में ऑक्सीजन ऑडिट कराया जाए। जो लोग होम आइसोलेशन में इलाजरत हैं उन्हें भी आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाए। प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। निजी मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की कार्रवाई तेजी से की जाए। कोविड केयर फंड तथा उद्योग जगत के CSR फंड का इस कार्य में बेहतर उपयोग किया जा सकता है। प्रदेश में ऑक्सीजन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को ऑक्सीजन आपूर्ति व्यवस्था की लाइव मॉनिटरिंग के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यह ऑक्सी ट्रैकर पोर्टल ऑक्सीजन की मांग, कुल आवंटन, गाड़ियों की लाइव लोकेशन, जिलों में उपलब्धता व खपत सहित सभी आवश्यक जानकारी से अपडेट रहेगा। कालाबाजारी करने वालों की संपत्ति जब्त होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जब पूरा देश कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहा है, ऐसे में भी कुछ लोग दवाओं की कालाबाजारी, अफवाह फैलाने अथवा माहौल बिगाड़ने की एवं NSA के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाए। इनकी संपत्ति की जाएगी। कोरोना की लड़ाई में हमारी जीत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 24 घंटों में प्रदेश में 22,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में हर दिन हो रहा इजाफा अत्यंत सुखद है। हम सभी अगर कोविड
बिहेवियर को अमल में लाएं, टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट के मंत्र को आत्मसात करें तो निश्चित ही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हमारी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी व उत्तराखंड में पड़ सकते हैं ओले, दक्षिण भारत में भारी बारिश के बने आसार। जी हां दोस्तों, उत्तरी पाकिस्तान तथा आसपास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इससे हिमालय के पश्चिमी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड आंधी तूफान तथा गरज चमक की आशंका है। पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ तथा दिल्ली के कुछ इलाकों में ओले पड़ सकते हैं। आईएमडी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राजस्थान में धूल भरी आंधी की आशंका है। दक्षिण में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश मराठवाड़ा तथा आसपास के इलाकों में चक्रमवात बनता नजर आ रहा है। आईएमडी ने अपने पूर्वानुमानों में बताया है कि इसके असर से दक्षिण भारत की मौसम प्रभावित रहेगा। इसकी वजह से केरल, माही, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तथा दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि दक्षिण भारत के कई हिस्सों में आंधी तूफान की भी आशंका है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट में आगे आया फ्रांस, कहा भारत के लिए किसी भी तरह की मदद को तैयार। जी हां दोस्तों, कोरोना के संकट के बीच फ्रांस ने भारत के साथ खड़े होने की बात कही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, मैं भारत के लोगों के साथ खड़े होने का संदेश देना चाहता हूं। कोरोना की इस नई लहर के चलते बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस संघर्ष में फ्रांस आपके साथ है। हम आपको किसी भी तरह की मदद देने के लिए तैयार हैं। भारत को राफेल फाइटर जेट बेचने वाले फ्रांस ने आतंकवाद समेत कई मामलों में पहले भी भारत के साथ होने की बात कही है। भारत में पुलवामा आतंकी हमले और फ्रांस में शार्ली हेब्दो मैगजीन के दफ्तर पर हुए अटैक के दौरान भी दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रति अपना समर्थन जताया था। फ्रांस के राष्ट्रपति कई बार कह चुके हैं कि आतंकवाद से लड़ाई के मामले में भारत और फ्रांस एक जैसी स्थिति में ही हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन की ओर से भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाए जाने का भी फ्रांस ने विरोध किया था। हालांकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ फ्रांस के रिश्ते अपने निचले स्तर पर हैं। हाल ही में फ्रांस ने पैगंबर के कार्टून को लेकर पाकिस्तान में फैली हिंसा के बाद अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व सैनिकों को कोरोना वायरस के कहर से बचाने के लिए आर्मी ने कसी कमर, इस तरह मिलेगी मदद। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना ने देश भर में मौजूद अपने पूर्व सैनिकों को कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज में मदद के लिए एक्स सर्विस मैन सेल की ओर से 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की गई है। वैश्विक कोरोना महामारी से जारी युद्ध में देश की एयरफोर्स ऑक्सीजन आपूर्ति का बेड़ा उठा चुकी है। वहीं ऐसे में थल सेना ने जो संकल्प लिया है उसका फायदा देश की सेवा कर चुके लाखों जवानों और उनके परिजनों को होगा। सभी पूर्व सैनिकों इस तरह अब सैनिक अस्पताल में ही अपना इलाज करा सकेंगे। आर्मी के विशेष अस्पतालों में किसी को भी इलाज से मना नहीं किया जा सकता है। फिलहाल देश में करीब 32 लाख पूर्व सैनिक और उनकी विधवाएं हैं, जिनमें से 86% जेसीओ और दूसरे रैंक से जुड़े हैं। वहीं इस सेल में सिर्फ 14% पूर्व अफसर हैं। संपर्क बढ़ाने पर जोर। ज्यादातर पूर्व सैनिक दूरदराज के इलाकों में रहते हैं, जहां कोरोना होने की स्थिति में उनकी मदद का पाना मुश्किल होता है। इसलिए सेना मुख्यालय ने पूरे देश में फैले एक्स सर्विसमैन सेल को पूर्व सैनिकों को कोरोना इलाज की पूरी जानकारी मुहैया कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। सेल का हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे काम करेगा और पूर्व सैनिकों को कोरोना अस्पतालों को जानकारी देगा। सभी पूर्व सैनिकों से भी एक दूसरे के संपर्क में रहने को कहा गया है, ताकि उन्हें जानकारियां मिलती रहे। सेल स्थानीय भाषाओं में कोरोना इलाज की जानकारी और सलाह उपलब्ध कराएगा। सभी सैनिक अस्पतालों में पूर्व सैनिकों के कोरोना इलाज की सुविधा तैयार कर दी गई है और किसी भी पूर्व सैनिक को इलाज के लिए मना नहीं किया जाएगा। अकेले रहने वाले पूर्व सैनिकों को बड़ी पेयर में रहने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ड्रोन से होगी कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी, जाने क्या है प्लानिंग। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से ड्रोन के जरिए कोविड-19 वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आईसीएमआर को अध्ययन करने की अनुमति दे दी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में देश के अंदर ड्रोन के जरिए जरूरतमंदों तक कोविड वैक्सीन ड्रोन के जरिए पहुंचाई जाएगी। बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये अनुमति सशर्त दी है, जिसमें आईसीएमआर को 1 साल की अवधि या अगले आदेश तक के लिए मान्य होगी। ड्रोन के इस्तेमाल की इन्हें भी मिली है छूट। देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार और रुद्रपुर के नगर निगम को भी सशर्त ड्रोन के इस्तेमाल की छूट मिली है। इसके लिए ये सभी जीआईएस आधारित डेटाबेस और इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रिसिप्ट का डाटा तैयार कर रहे हैं। वहीं वेदांत लिमिटेड को भी ड्रोन के जरिए मैप और डेटा इकट्ठा करने के लिए सशर्त अनुमति मिली है। भारत में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों पर चीन ने प्रतिक्रिया दी है। पड़ोसी मुल्क ने शुक्रवार को कहा है कि वे कोरोना वायरस का सामना करने के लिए भारत से बात करने के लिए तैयार हैं।
खास बात है कि इससे एक दिन पहले चीन ने भारत को मदद की पेशकश की थी। भारत में गुरुवार को संक्रमण के 3,14,835 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यह दुनिया का एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी अध्यक्ष का सांसदों को निर्देश, कलेक्टर को फोन कर जनता की करें मदद। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को गुजरात और राजस्थान के पार्टी सांसदों की वर्चुअल बैठक लेकर महामारी से परेशान जनता की मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सभी सांसद प्रशासन के संपर्क में रहकर सहायता अभियान चलाएं। 2 दिन में कम से कम एक बार जरूर कलेक्टर को फोन कर व्यवस्था के बारे में जानकारी लें और पूछें कि मैं क्या कर सकता हूं। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने पार्टी सांसदों से अपना बूथ कोरोना मुक्त अभियान को सफल बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इम्यूनिटी किट, मास्क और सैनिटाइजर का बड़े पैमाने पर वितरण हो। सभी सांसद कोविड हेल्प डेस्क को नियमित संपर्क में रहकर लोगों की मदद करें। प्रधानमंत्री मोदी ने प्लाज्मा और रक्तदान अभियान को भी संचालित करने में सांसदों से सहयोग करने को कहा। वहीं भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सांसदों को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक कर पता करना चाहिए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। भाजपा अध्यक्ष ने क्षेत्र की जनता को अधिक से अधिक संख्या में अस्पताल पहुंचकर वैक्सीन लगवाने की अपील की और डॉक्टर व नर्सों का स्वास्थ्य व्यवस्था में पूरा सहयोग देने का आग्रह भी किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज बारिश के साथ गिरे ओले। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में अचानक से मौसम का मिजाज बदला गया है। दिल्ली के साथ ही आसपास के इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आने की संभावना है। इससे लोगों को कुछ वक्त के लिए गर्मी से राहत मिल सकती है। हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल में पिछले कुछ दिनों में मौसम बदला हुआ है। इसका असर दिल्ली एनसीआर के इलाकों पर भी पड़ा है। बता दें कि मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को दिन भर आंशिक रूप से बादल छाए रहने के अनुमान पहले ही लगाए थे। साथ ही हल्की बारिश भी होने की संभावना भी जताई थी। इससे तापमान में कुछ कमी आने और गर्मी से राहत रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 23 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान लगाया गया था। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में शुक्रवार को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में रोहतक, झज्जर, सोनीपत, राम, शामली, खतौली, मुजफ्फरनगर, देवबंद, बागपत, सहारनपुर, बहादुरगढ़ समेत बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा बिहार के अधिकतर हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला है। पटना समेत राज्य के अधिकतर इलाकों में आंधी बारिश से अधिकतम तापमान में तेजी से गिरावट आई है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अप्रैल के महीने में कई बार बर्फबारी हो चुकी है। प्रदेश में ताज़ा बर्फबारी और बारिश से तापमान में गिरावट आई है। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के फिर से शीतलहर लौट आई है। हिमाचल के केलांग, कल्पा, कोठी में ताज़ा बर्फबारी हुई। करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के समर्थन में आया अमेरिका, चीन को लगी मिर्ची। जी हां दोस्तों, चीन ने अमेरिकी सीनेट की एक समिति के उस बिल का औपचारिक रूप से विरोध किया है जिसे भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिकी सीनेट की एक शक्तिशाली समिति ने 21 अप्रैल को चीन सामरिक प्रतिस्पर्धा विधेयक को मंजूरी दी थी। इसमें क्वाड समूह के देशों को समर्थन देने के साथ साथ भारत संघ सुरक्षा संबंधों को बढ़ावा देने की जोरदार वकालत की गई है। भारत के लिए यह विधेयक इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि वो पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर चीन से तनाव का सामना कर रहा है। असल में अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति ने 3 घंटे की लंबी बहस और कई संशोधनों के बाद सामरिक प्रतिस्पर्धा अधिनियम को बुधवार को 21 से 1 मतों के साथ मंजूरी दे दी। इस विधेयक के मुताबिक अमेरिका भारत के साथ व्यापक वैश्विक सामरिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और देश के साथ द्विपक्षीय रक्षा विमर्शों एवं सहयोग को और मजबूत करता है। चीन के समुद्री दबदबे से अघोषित मुकाबले के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग समूह बनाया है। 2007 में इस समूह की स्थापना के बाद से समय समय पर इसके प्रतिनिधि मिलते रहते हैं। पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में चारों देशों के प्रमुखों ने वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया था। क्वाड को चीन को काउंटर करने की रणनीति के तौर पर ही देखा जाता है। क्वाड देशों को चीन एशिया का नाटो करार दे चुका है। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कमेटी के अध्यक्ष न्यू जर्सी के डेमोक्रेट सांसद रॉबर्ट मेंडेनेज ने कहा कि चीन आज अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सत्ता के हर आयाम पर चुनौती दे रहा है। राजनीतिक, राजनयिक, आर्थिक, नवाचार, सैन्य, यहाँ तक कि परेशान करने वाले मॉडल के साथ सांस्कृतिक और वैश्विक प्रशासन के लिहाज से भी चुनौती दे रहा है। बहरहाल चीन ने इस कानून को निगरानी करने वाला करार दिया है। चीन के सरकारी चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक इस भारी भरकम कानून के जरिए अमेरिका चीन के प्रौद्योगिकी विकास की निगरानी और इसे धीमा करने के स्पष्ट लक्ष्य के साथ प्रतिबंधित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। वास्तव में यह पूरी तरह से उथल पुथल मचाने वाला साबित होगा। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि इस अधिनियम ने गंभीर रूप से विकृत तथ्यों को उजागर किया है। चीन के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और दुनिया की 2 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की
वकालत की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बोले, महीने के अंत तक आ सकता है कोरोना की दूसरी लहर का पीक। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजयराघवन का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक इस महीने के अंत तक आ सकता है। न्यूज़ 18 को दिए एक इंटरव्यू में विजयराघवन ने कहा कि अभी वायरस का ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है जिस पर वैक्सीन प्रभावी ना हो। उन्होंने कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति को लेकर कहा है कि ऐसा किसी एक नहीं बल्कि कई कारणों से हुआ है। गुरुवार को देश में कोरोना के रिकॉर्ड 3,14,835 नए मामले सामने आए हैं। ये एक दिन में अब तक हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इस पर प्रोफेसर विजयराघवन का कहना है कि वास्तविकता में बहुत बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं जो गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन अगर पीक और फॉल पर ध्यान दिया जाए तो इसमें करीब 12 हफ्ते का वक्त लगता है और इस समय को राज्यों और जिलों के संदर्भ में देखना होगा। संपूर्ण रूप से मामलों में कमी आने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन हम इस महीने के आखिरी या अगले महीने की शुरुआत में मामले कम होते देखेंगे। इस बीच नए स्ट्रेन को देखते हुए ये हेल्थ केयर के हर पक्ष पर ध्यान देना होगा, चाहे वो डिस्टेंसिंग का मामला हो, स्ट्रेन का विश्लेषण हो या फिर बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन। यानी इस बात पर फोकस होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, ना कि इस बात पर कि क्या होगा। ऑक्सीजन क्राइसिस के बारे में पूछने पर विजयराघवन ने जवाब दिया, हमने पहली लहर में सीखा है कि मेडिकल ऑक्सीजन प्रभावशाली। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।